हेलो बच्चों, मैं हूं आर के सिंह और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल ट्रांसेंड फिजिक्स। तो चलिए आज हम लोग बहस करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे सेगमेंट पे, है ना। और ये सेगमेंट सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं, केमिस्ट्री में भी आपके लिए बहुत ही काम का है, ठीक है। और जो लोग थोड़ा सा नॉलेज बियॉन्ड लिमिट्स जानते चाहते हैं उनको ये बात भी पता चल जाएगा कि हमारे आजू बाजू का इन्वायरमेंट में इस वर्ड का बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस है। और आप आजू बाजू के इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हो रहे हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए इस वर्ड का यूज करते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये वर्ड है क्या। तो इस वर्ड को समझने से पहले हम लोग एक और वर्ड का यूज करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे सर ये वर्ड के ऊपर वर्ड, बिल्कुल नहीं, टेंशन ना लें, हैप्टिक नहीं करने वाला हूं मैं, ठीक है। तो ये वर्ड हमारा क्या है? सब्सटेंस। सब्सटेंस तो आप समझ ही रहोगे। अब कुछ लोग मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि सर केमिस्ट्री वाला डेफिनेशन देंगे, बिल्कुल नहीं, फिजिक्स का मास्टर हो तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा। अच्छा, आप ध्यान से देखो, आप जितने भी सब्सटेंस को देख रहे हो, है ना, आपके आजू बाजू में तो बहुत सारे सब्सटेंस है। आप जितने भी सब्सटेंस को देख रहे हो, क्या सारे सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज एक जैसी है? बिल्कुल नहीं, है ना। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ सब्सटेंस सॉलिड में है, कुछ सब्सटेंस लिक्विड में है और कुछ सब्सटेंस गैस में है ना। और इतना ही नहीं, जो सब्सटेंस लिक्विड में है उनमें भी बहुत सारे अंतर हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। किसी की मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो किसी की लो है ना। हाँ, किसी का फ्रीजिंग पॉइंट अलग है। तो मतलब हर सब्सटेंस का बिहेवियर अलग है, ये तो बात तो आप मानते हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन सारे सब्सटेंस का बिहेवियर अलग कैसे हो जा रहा है, ठीक है। और इतना ही नहीं, सब्सटेंस का बिहेवियर तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ही, इतना ही नहीं, आप ऑब्जर्व करोगे खास करके लाइफ ऑन अर्थ। अब एलियंस लाइफ क्या है वो तो समझ ही रहे हो। तो लाइफ ऑन अर्थ में भी इसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंस है। इवन हमारा बॉडी का जो डीएनए में भी इस स्ट्रक्चर का, मैं अगर बायो में ठीक ठाक बोल रहा हूँ तो ठीक है, मुझे लगता है कि इस वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक शब्द आपने सुना होगा शायद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। वाटर का जो एनोमलस बिहेवियर है उसमें भी इसी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन सवाल उठता है कि ये जितने भी अजीबोगरीब बिहेवियर हैं जिससे हम हैं, आप हैं, ठीक है, अर्थ में जितने भी सब्सटेंस हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब इन सब के पीछे कौन जिम्मेदार है? तो अगर इन सारे चीजों को आप समझना चाहते हो तो आपको एक वर्ड को क्लियरली समझना होगा, ठीक है। और ये वर्ड है हमारा डाइपोल। लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये वर्ड तो चलिए डाइपोल, लेकिन ये डाइपोल सब्सटेंस के बिहेवियर को कैसे कंट्रोल कर रहा है सर, है ना। दैट्स द मैटर, यही तो मेन समझने की बात है। हाँ, स्टेट्स ऑफ मैटर का ही तो मैटर है, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर ये लाइफ ऑन अर्थ का इसके साथ क्या चक्कर है। तो जब आप इस वर्ड को क्लियरली समझोगे डाइपोल को, तब आप पूरे गेम को कोरिलेट कर सकते हो। ये पूरा एक लिंक है, ठीक है। ऐसे नहीं कि रातों रात आप कुछ करिश्माई हो गया आप समझ गए। तो आप पहले बेसिक से क्लियर करें डाइपोल क्या है, एंड देन आफ्टर आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इन सारे ऑब्जर्वेशंस पर, ठीक है। और आप देखोगे कि डाइपोल इन सारे ऑब्जर्वेशंस को एकदम क्लियरली एक्सप्लेन कर देता है। दैट्स व्हाई ये टॉपिक बहुत ही खास है, ठीक है। अब सवाल उठता है सर ये डाइपोल क्या है ना। तो आप देखोगे कि बहुत जितने भी सब्सटेंस है, सारे सब्सटेंस तो एटम से बने है ना। और आप जानते हो एटम से बने हैं तो एटम के बीच में दोस्ती भी रही होगी। अब एक बात बताओ, क्या दुनिया की जितने भी एटम्स हैं, सारे एटम्स में जो बॉन्डिंग हुई होगी, ठीक है, बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? 1 to 1, है ना। ए का बी के साथ, सी का डी के साथ, है ना। एक मॉलिक्यूल में भी इवन ए बी के साथ रिश्ता रखता है ना। H2O में क्या होता है? आप ध्यान से देखिए, O H के साथ रिश्ता रखा है ना। फिर वही O दूसरे H के साथ भी रिश्ता रखा है ना। H2 में क्या होता है? H के साथ रिश्ता रखता है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी सब्सटेंस हैं सब किससे बने हैं? एटम से। और आप देखोगे तो एटम्स के बीच में दोस्ती है। लेकिन सवाल उठता है क्या जितने भी सब्सटेंस है दुनिया के, सारे सब्सटेंस के एटम्स के बीच में क्या एक जैसी दोस्ती है? नहीं। आप देखोगे हर सब्सटेंस में जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हैं, सारे सब्सटेंस के एटम्स के बीच की दोस्ती अलग अलग तरीके का है। सब्सटेंस ए में एटम की दोस्ती का लेवल अलग है, तो सब्सटेंस बी में एटम के बीच की दोस्ती का लेवल बिल्कुल अलग है। लेकिन सवाल उठता है ये वर्ड जो दोस्ती की जो पैरामीटर है, एटम्स के बीच में जो दोस्ती है, उसको कौन एक्सप्लेन करेगा, है ना। किस सब्सटेंस में दोस्ती बहुत अच्छी है, किस सब्सटेंस में दोस्ती खराब है, समझ में आ रहा है ना। तो इसी को एक्सप्लेन करता है हमारा एक वर्ड, दैट इज कॉल्ड डाइपोल। तो आप ऐसा कह सकते हो कि एटम्स के बीच में जो रिश्ता है उसमें सेल्फिशनेस की मात्रा कितनी है। कुछ लोग बोलेंगे सर आप तो उल्टा बात करते हैं, आप तो ये बोल ही नहीं रहे प्यार की मात्रा कितनी है या सेल्फिशनेस की मात्रा की बात क्यों कर रहे हो। आप जैसे जैसे कहानी में आगे बढ़ोगे
तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि मैंने ये वर्ड क्यों कहा है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, लोगों को निगेटिव वर्ड ज़्यादा समझ में आता है और निगेटिव वर्ड लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। दैट्स वाई केमिस्ट वाले लोग भी चालबाज हैं। उन्होंने बोला कि अगर मैं बात करूंगा प्यार मोहब्बत की तो लोग शायद ना पढ़ें, है ना। तो उन्होंने वर्ड डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो दो एटम्स के बीच में जो सेल्फिशनेस की मात्रा है उसी को हम लोग कहते हैं डाइपोल। समझ में आया। अब ये सेल्फिशनेस का लेवल कितना है, किसी में सेल्फिशनेस का लेवल हाई हो सकता है, किसी में कम हो सकता है। तो ये हाई और लो कौन बताएगा, इसको हम लोग एक और वर्ड से क्लियर करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड डाइपोल स्ट्रेंथ। क्लियर। तो डाइपोल स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा हम कहेंगे उस बॉन्डिंग में सेल्फिशनेस की मात्रा उतनी हाई है। अगर डाइपोल स्ट्रेंथ कम है, 0 के बराबर है, तो हम कहेंगे इसमें सेल्फिशनेस की मात्रा है ही नहीं। तो बेसिकली डाइपोल क्या है अब आप समझ गए होंगे। तो डाइपोल बेसिकली रिप्रेजेंट, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, है ना। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम कहने का मतलब आप समझ दोगे, जब इलेक्ट्रॉन की बंटवारा होती है दो एटम्स के बीच में, ठीक है। तो क्या दोनों एटम्स ने इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग में, ठीक है, एक जैसा कंप्रोमाइज, दोनों ने मिलकर कंप्रोमाइज किया है, या एक ने ज्यादा दूसरे का शेयर खा लिया है। जैसे आपने सुना होगा जब दो भाइयों के बीच में लड़ाई होती है तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे देखो ये बड़ा भाई जो है छोटे भाई वाले का हिस्सा खा गया, है ना। तो यही तो सेल्फिशनेस बता रहे हैं। सिमिलरली यहां पे भी बताने की हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एटम क्या दूसरे एटम का हिस्सा खा रहा है या नहीं। समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसी बात को क्लियर करेंगे। अच्छा आप सोचो, दो भाइयों के बीच में जब बंटवारा होता है प्रॉपर्टी का, कुछ किसी भी चीज का बंटवारा है, तो उसमें इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसमें देखा जाता है कि दोनों भाई कैसे हैं, है ना। अगर आप सोचो एक भाई बहुत स्ट्रॉन्गर है और एक भाई बड़ा कमजोर टाइप का है, तो क्या करता है स्ट्रॉन्गर भाई, है ना, जो स्ट्रॉन्गर है और सेल्फिशनेस भी है। पॉइंट को नोट करेंगे, स्ट्रॉन्गर कहने का मतलब यहाँ सेल्फिशनेस से भी रिलेट हो रहा है, प्रोफेशनलिज्म की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। तो सोचिए अगर एक भाई बहुत ही स्ट्रॉन्गर है, दूसरा भाई बहुत सेल्फिशनेस है, तो क्या करेगा, स्ट्रॉन्गर भाई अपने छोटे भाई वाला हिस्सा भी खाएगा, है कि नहीं, है ना, वो कलंकित हो जाएगा। सिमिलरली आप सोचिए अगर दो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, तो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग, एटम्स की ताकत को कौन सा वर्ड क्लियर करता है, हाँ सेल्फ, समझ में ना। तो हम लोग इंसानों के लिए पावरफुल वर्ड यूज करते हैं। तो एटम्स कितना पावरफुल है इस बात को डिफाइन करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से। समझ में आया। अगर आप सोचिए कि एक एटम काफी इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मतलब काफी पावरफुल है और सेल्फिशनेस भी है, उसको इलेक्ट्रॉन की बड़ी चाहत है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी बड़ी है, भाई भैया कोई तो इलेक्ट्रॉन दे दे, वो बेटा भूखा है, समझ में आ रहा है ना, बहुत इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे। अब आप सोचो एक को इलेक्ट्रॉन की बहुत जरूरत है और एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, बड़ा सीधा सा है, काऊ है, गाय टाइप का है, ले ले भैया, समझ में आ रहा है ना। अब आप सोचो एक अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव आएगा एटम्स और एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव आएगा, एक बहुत ही हद कमीना टाइप का इंसान और एक बहुत ही सीधा इंसान के बीच में जब दोस्ती होगी तो बोलो क्या होगा, ये कमीना इंसान इस सीधे इंसान का शेयर खाएगा कि नहीं खाएगा, समझ गए होगे। तो यहाँ पे भी दोस्ती है, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि ये दोस्ती में सेल्फिशनेस की लेवल बहुत हाई है। तो जब इस तरह की बॉन्डिंग होती है दो एटम्स के बीच में, तो हम लोग इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। समझ में आया मेरा कहने का मतलब, एक्चुअली मैं 100% आइडियल आयनिक बॉन्डिंग जैसा कुछ होता तो नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैं कह सकता हूं। अभी मैं जब बोर्ड में जाऊंगा तो आपको ये बात क्लियर करके बता दूंगा, ठीक है। तो जब दो एटम्स, ठीक है, एक इसमें बहुत ही, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा वर्ड्स निगेटिव वर्ड्स का मैं यूज कर रहा हूं, टॉपिक ही निगेटिव है इसलिए मैं निगेटिव वर्ड का यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो जब सोचो कि एक एटम्स बहुत ही, ठीक है, बहुत ही सेल्फिश है और दूसरा एटम्स सेल्फिशनेस भी और पावर भी, मतलब कमी ना है, दूसरा बड़ा सीधा सा है, तो बोलो क्या करेगा। तो ये क्या करेगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन का शेयर खाएगा, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। लेकिन अब जरा सोचो अगर दो भाई बहुत ही सीधे टाइप के होते, सीधा होते, या दोनों भाई बहुत कमीने होते, तो कोई किसी का हिस्सा नहीं खा पाता। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आना। तो आप सोचो अगर दो भाई हैं, ठीक है, एक बहुत कमीना और एक बहुत सीधा, बोलो किस तरह की बॉन्डिंग होगी, समझ गए होगे, आयनिक बॉन्डिंग। अगर आप सोचो एक भाई बहुत सीधा है और दूसरा भाई थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा ज्यादा कमीना नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है, तो बताओ क्या इस बार जो टेढ़ा भाई है क्या अपने सीधे भाई का पूरा हिस्सा खाएगा, नहीं, थोड़ा सा खाएगा, है ना। तो समझ गए होगे। तो इस तरह के बॉन्डिंग को भी हम लोग बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग, मतलब यहाँ कुछ खाया है हिस्सा, है ना। तो पोलैरिटी है, पोलैरिटी अभी हम लोग क्लियर करेंगे, टेंशन मत लेना। और सोचो अगर दोनों भाई बड़े सीधे हो गए या बहुत कमीने हो गए, दोनों का पावर एक जैसा है, तो कोई किसी का हिस्सा नहीं खा पा रहा है ना। और आप जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे ये कोई किसी का हिस्सा नहीं कर पा रहा है, मतलब यहाँ पे जो दोस्ती है यहाँ पे इक्वली डिवीजन हुआ है,
इसको बोलते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्डिंग। ऐसे कुछ लोग इसको कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं नॉन पोलर। अब ये पोलर और नॉन पोलर ही डाइपोल को क्लियरली बताता है। अगर पोलैरिटी हाई है तो हम लोग कहेंगे कि उस दोस्ती में, उस रिलेशनशिप में, ठीक है, हाँ, कमीनापंथी की लेवल हाई है। ठीक है, तो अब सवाल उठता है सर कमीनापंथी क्या है, समझ में आ गया? तो डाइपोल बताता है कि किसी दो बॉन्डिंग के बीच में कमीनापंथी कैसा है। ठीक है, अगर कमीनापंथी की लेवल हाई है कि लो है, ये कौन बताएगा? तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल स्ट्रेंथ। ठीक है, और कहीं ना कहीं पोलैरिटी वर्ड इन दोनों से लॉजिकली मिलता जुलता जैसा है। ठीक है, अगर जिसका हम कह सकते हैं कि जिस दोस्ती में डाइपोल स्ट्रेंथ हाई है, मतलब वहां पे पोलैरिटी हाई है लॉजिकली। ठीक है, हम लोग इसको भी क्लियर करेंगे। तो मुझे लगता है ये बात मैंने, तो चलिए हमने अपना पोजीशन बदल लिया है और आप भी अपने माइंड के स्टेट को बदल लीजिए। ठीक है, एक और बात ध्यान देंगे, जब मैं पढ़ाते समय किस कुछ मैं बोलता हूं तो उसका किसी जाति, धर्म, संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये मिल भी जाता है तो एक संयोग मात्र समझा जाएगा। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। डिस्क्लेमर मैंने मार दिया है। अब अगला सवाल उठता है कि सर दो एटम के बीच में जो सेल्फिशनेस है उसको हम लोग कैसे समझेंगे, है ना? और मॉलिक्यूल्स में तो बहुत सारे एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आपसे दो ही एटम्स की बात क्यों करते हो? मैं आपको पूरा खेल समझाऊंगा कि दो एटम्स को अगर आप क्लियर कर लोगे, ठीक है, तो आपको पूरा फैमिली का, अगर आप फैमिली में दो मेंबर्स के बीच के रिश्ते को क्लियर कर लोगे, तो हर दो मेंबर्स के बीच के रिश्ता क्लियर कर लोगे तो आपको पूरा फैमिली का ओवरऑल स्टेटस समझ में आ जाएगा। उसी तरह से अगर आप मॉलिक्यूल्स में हर दो एटम के बीच का रिश्ता को क्लियर कर लोगे तो आपको पूरा मॉलिक्यूल्स का नेट समझ में आ रहा होगा, मेरी भावनाओं को समझे, वो समझ में आ जाएगा। पूरे फैमिली का, पूरे मॉलिक्यूल्स का नेट स्टेटस आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल उठता है सर ठीक है, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अब हम लोग इसको क्लियर कैसे करेंगे, है ना? तो जैसे देखिए, मैंने अभी आपको एक बात बोला था कि मान लीजिए हमारे पास दो एटम है ए और बी, आप इमेजिन कीजिए। ठीक है, और डाइपोल का मैं फॉर्मूला भी आपको एकदम क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ए और बी ये दो एटम है। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखिए, ए और बी दो एटम है। मान लीजिए ए हमारा बहुत ही सीधा है, गाय टाइप का है, और बी हमारा अति सेल्फिश। तो बताइए, अगर ये हमारा बहुत सीधा है और ये हमारा बहुत ही सेल्फिश है, तो बताइए इसमें चार्ज क्या होगा? प्लस, है ना? इसने इलेक्ट्रॉन को खोया और इसका क्या होगा? माइनस। तो देखिए यहाँ पे भी बॉन्डिंग है। अच्छा आपने एक चीज ध्यान दिया, इस बी ने क्या किया? ए के सारे ये को ये कर लिया। कुछ लोग बोलेंगे सर मॉलिक्यूल में तो 3-4 भी होते हैं। अरे मूर्खों, पहले दो तो क्लियर करो, उसके बाद हम लोग इसी आइडिया को एक्सटेंड करते चले जाएंगे और आपको मैं सब बताऊंगा कि सब्सटेंस में कैसे रिलेट होता है, ओवरऑल आइडिया दे दूंगा। ठीक है, मैं केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, बात समझिए। चलिए, अच्छा ये हो गया। लेकिन अगर आप सोचिए, ठीक है, ए और बी का है, अगर आप मान लीजिए ए और बी के बीच में जो बॉन्डिंग हुई है उसमें क्या था? ध्यान से देखिए, बी अत कमीना था, है ना? अत सेल्फिश था, बहुत सेल्फिश था। तो ए बहुत सीधा था, तो इसका पाला बहुत सीधे से पड़ा, तो ये उसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया। अच्छा यहाँ पे देखिए 100% इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, और इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्डिंग, है ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलिए, अच्छा सोचिए, अगर मान लीजिए कि वही बी थोड़ा सा तो है, ध्रुवीय तो है, यही बी एक दूसरे एटम के साथ कंबाइन किया सी, लेकिन सी ए जितना सीधा नहीं है। सी सीधा है लेकिन ए जितना नहीं है, और बी जितना भी सरफेस नहीं है। तो बताइए अब बी क्या करेगा? इसको भी ठगने की कोशिश करेगा, भैया कुछ इलेक्ट्रॉन दे दे। सी बोलेगा भैया मैं ए जैसा बुड़बक नहीं हूँ, ठीक है, कुछ ठगा रहा हूँ, ये मेरी मजबूरी है, नेचर ने क्या करे, तुम्हारे जैसा मैं नहीं हूँ। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन देगा, तो अगर ये कुछ देगा तो डेल प्लस, ये कुछ इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, और ये डेल माइनस। तो यहाँ देखिए पार्शियली इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है ना, पार्शियली इसने इसके 100% इलेक्ट्रॉन पे इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन पे इसका कब्जा नहीं है, इसलिए पार्शियली उसके इलेक्ट्रॉन पे कब्जा जमाया हुआ है ना। तो डेल प्लस और डेल माइनस। अच्छा अब इस तरह के बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्लियर करेंगे, अभी देखें। और मान लीजिए इसी बी को बी के साथ पूरा एकदम खतरनाक, इसको बी को बी ही मिल गया, तो बताइए क्या ये बी इस बी का कुछ भी बाल बाका कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो देखिए यहाँ पर किसी भी तरह का चार्ज आपको नहीं दिखने वाला है, समझ में आ गया? अच्छा अब ये डेल प्लस और ये जो डेल माइनस है, अच्छा देखिए ये कौन सा बॉन्डिंग है? तो देखिए ये प्योर कोवैलेंट बॉन्डिंग है। ये हमारा क्या है? कोवैलेंट। क्या है हमारा? कोवैलेंट बॉन्डिंग, है ना? अच्छा एक बात बताइए, इसमें तो कोवैलेंसी है, कोवैलेंट ये भी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी पोलैरिटी भी आ रही है, प्लस और माइनस एक दूसरे से दिख रहे हैं, प्लस और माइनस, है ना? चिंता आपको दिख रहा है ना? प्लस और माइनस दिख रहा है ना? जो सी जो ठगाया है वो दिख रहा है, यहाँ पे भी ठगाया नहीं है, तो आपको दिख रहा है कि कोई ठगने वाला है और कोई ठगा रहा है ना? तो दोनों दिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है,
समझ गए होगे, यहां तक तो क्लियर है। पोलर कोवैलेंट, इसको क्या बोलते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्डिंग, क्लियर। अच्छा आप ध्यान से देखो, आप पूरा खेल को समझ गए। अच्छा एक बात बता, अगर आप इन तीनों को देखोगे, ध्यान से देखना, डेफिनेशंस यहीं से क्लियर होंगे। अब ध्यान से देखना, अगर आप इन तीनों को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो एक बात बताओ, आप एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, सबसे ज्यादा सेल्फिशनेस किस रिश्ते में दिख रहा है, ए बी, सी बी, बी बी। तो आप ध्यान से देखोगे कि सबसे ज्यादा सेल्फिशनेस मुझे ए और बी के रिश्ते में दिख रहा है। सबसे कम ठगी वाला गेम कहां हुआ है, तो बी बी या फिर ए ले सकते थे, ए है ना, या फिर आप सी भी ले सकते थे। और इस तरह की चीजों को आपने देखा होगा H2, जहां H होता है। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, HH, आपने देखा होगा HH, है ना, ये तो आप समझ ही दो। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, Na और Cl वाला, Na बड़ा सीधा, Cl बड़ा सेल्फिश, है ना। तो अब आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। अब आप जरा ध्यान से देखो, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे है सेल्फिशनेस की मात्रा, ठीक है। तो ये सब जितने भी दोस्ती हैं, इसमें जो भी सेल्फिशनेस आप रिप्रेजेंट करो, दैट इज कॉल्ड डाइपोल, तो हम लोग डाइपोल बोल दिए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे तो सबसे ज्यादा डाइपोल, सबसे ज्यादा सेल्फिशनेस कहां है, तो सेल्फिशनेस की मात्रा ज्यादा या कम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डाइपोल स्ट्रेंथ। तो सबसे ज्यादा डाइपोल स्ट्रेंथ यहां है, ठीक है। अब सवाल उठता है सर डाइपोल स्ट्रेंथ क्या है, क्लियर हो गया। तो डाइपोल स्ट्रेंथ मैंने एकदम क्लियर बता दिया था। देखो अगर इनफॉर्मल डेफिनेशंस की बात करें तो किसी रिश्ते में सेल्फिशनेस की लेवल कितनी है, इसको बोलते हैं डाइपोल स्ट्रेंथ। समझ में आ गया, ठीक है। डाइपोल जो भी कहो, डाइपोल और डाइपोल स्ट्रेंथ समझ गए। क्वांटिटेटिवली बात करोगे तो डाइपोल स्ट्रेंथ, और क्वालिटेटिवली बात करोगे, फील करने के लिए बात करोगे तो डाइपोल, क्लियर। हम कह सकते हैं डाइपोल ज्यादा है या कम है। तो सेल्फिशनेस का लेवल किसी भी बॉन्डिंग में कितना है, दैट इज कॉल्ड डाइपोल स्ट्रेंथ, क्लियर है। दूसरे तरीके से आप कह सकते हो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, ये भी एक डेफिनेशन यूज कर सकते। और तीसरा डेफिनेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसी को यूज करते हैं, ठीक है, डाइपोल को डिफाइन करने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड डाइपोल, तो ध्यान से देखना, उसमें क्या बोलते हैं, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, फिर से ध्यान से, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, देन दिस इज सेड टू फॉर्म डाइपोल। आप कुछ लोग बोलेंगे सर इसका मतलब क्या हो, ये दो इक्वल और अपोजिट ही क्यों। अरे तुम लॉजिक से सोचो, मान लो मेरे और तुम्हारे बीच में लेन देन होता है और मैं थोड़ा सा सेल्फिश हूं, ठीक है, मैं तुम्हारा हिस्सा खाता हूं, ठीक है, तुम्हारा भी हिस्सा 50 रुपया बनता था, मेरा भी 50 बनता था। मान लो कि मैंने तुम्हारे 50 रुपए में से 10 रुपया खा गए, तो बताओ तुम्हें 10 रुपए का घाटा हुआ और मुझे 10 रुपए का फायदा हुआ। तो बताओ अगर हम प्लस माइनस की बात करेंगे तो बताओ दोनों में इक्वल तो है ही, दो लोगों के बीच में अगर लेन देन होता है तो एक का जितना प्रॉफिट है दूसरे का उतना लॉस है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो अगर दो लोगों के बीच में लेन देन होता है तो एक का जितना प्रॉफिट होगा दूसरे का उतना ही लॉस होगा। तो देखो दो एटम के बीच में जब भी दोस्ती होगी तो एक को जितना इलेक्ट्रॉन का फायदा होगा या इलेक्ट्रॉन पे वो जितना कब्जा करेगा दूसरे का उतना ही इलेक्ट्रॉन पे पकड़ कमजोर होगा, है ना। इसलिए हम लोग कहते हैं व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो जब भी दो लोगों के बीच में बॉन्डिंग होगी तो आपको हमेशा इक्वल और अपोजिट ही दिखेगा। ऐसा कभी हो सकता है, सोचो मेरे और आपके बीच में लेन देन होगा, मैं 50 रुपया प्लस में हो रहा, मैंने 50 रुपया आपका ठग लिया, तो बताइए मेरे पास प्लस 50 दिखेगा तो क्या आपके पास -10 दिखेगा, नहीं आपके पास -50 दिखेगा, है ना। दो लोगों के बीच की बात हो रही, समझ लो। इसलिए हम लोग कहते हैं व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अच्छा अब ऑब्वियस ही बात है, एटम्स के बीच का गेम है, तो दो एटम, एक एटम दूसरे एटम के साथ जब बॉन्डिंग करता है तो डिस्टेंस बहुत छोटा होता है ना। तो मतलब हम लोग जो केमिस्ट्री में वर्ड डिफाइन कर रहे थे डाइपोल, वही डाइपोल का डेफिनेशन यहां भी चलेगा। तो व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस देन दिस इज सेड टू फॉर्म डाइपोल। क्लियर हो गया। आप कुछ लोग बोलेंगे सर ये डाइपोल तो क्लियर हो गया, हाँ सर ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, क्लियर। अच्छा अब आप सोचोगे कि ये जो दो इक्वल और अपोजिट चार्ज क्यों, ये क्लियर, दो लोगों के बीच में लेन देन होगा तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा इक्वल का ही होगा, है ना, बस एक में प्रॉफिट दिखेगा एक में लॉस। उसी तरह से अगर दो एटम के बीच में लेन देन होगा तो एक में जितना प्लस दिखेगा दूसरे में उतना माइनस, ये तो एकदम क्लियर। अच्छा डिस्टेंस का चक्कर समझ में आ गया होगा, देन दिस इज सेड टू फॉर्म डाइपोल्स। ये सब सबके सब डाइपोल्स हैं, लेकिन इन सारे डाइपोल्स में, इन सारे दोस्ती में, इन दो एटम्स के बीच की जो दोस्ती है ये डाइपोल्स है ना। अब इन सारे में समझ में आ रहा है ना, इस दोस्ती में सेल्फिशनेस की लेवल कितनी हाई है लो है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, डाइपोल स्ट्रेंथ, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, डाइपोल स्ट्रेंथ।
ठीक है, इसको अलग अलग लोग अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। तो एक सिंबल है बाबा, तुम जो भी यूज करो सब सही है, समझ में आया ना। मुझे जहां तक लगता है केमिस्ट लोग म्यू वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। आप लोग पागल हो रहे होंगे, सर ये क्या है, कुछ नहीं है, म्यू डायपोल स्ट्रेंथ समझो, म्यू बोलो, सब एक है। और फिजिसिस्ट लोग पी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं बनाए, ठीक है। फिर से सुने, केमिस्ट लोग क्या बोलते हैं म्यू, फिजिसिस्ट लोग क्या बोलते हैं पी, ठीक है। अब सवाल होता है सर डायपोल स्ट्रेंथ डिफाइन कैसे करते हैं, दैट्स द मेन पॉइंट। डायपोल स्ट्रेंथ का डेफिनेशंस कैसे सेट हो सकता है, यही तो मुझे जानना है। अच्छा आप जरा ध्यान से देखो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें पता है ना इस पूरे गेम में, ध्यान से देखना तब आपको पूरा खेल समझ में आए। मैंने क्या बोला था, डायपोल स्ट्रेंथ क्या बताता है, किसी भी बॉन्डिंग में, ध्यान से सुनिए, डायपोल स्ट्रेंथ क्या बताता है, किसी भी बॉन्डिंग में कमीनापंथी की लेवल, सेल्फिशनेस की मात्रा कितनी है, यही तो बताता है। अच्छा आप ध्यान से देखो, आप इसमें बताओ सबसे ज्यादा सेल्फिशनेस का लेवल कहाँ है, यहाँ यहाँ या यहाँ, तो आप देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर सेल्फिशनेस का लेवल ही देखना था, ठीक है, आपको ये देखना था कि इस पूरे गेम में सेल्फिशनेस का लेवल किस में हाई है, तो ये दिख रहा है। अच्छा इन दोनों में से देख के पता चलेगा, किसी एक को भी देख के आपको समझ में आ जाता। आप अगर पूरा गेम को ध्यान से देखें तो सोचिए मैं इसको ऐसे देख, इसको पूरा ढक देता हूँ, तो आप बताइए, अब बताइए सेल्फिशनेस के लेवल सबसे ज्यादा कहाँ है, बताइए, सोच के बताइए। अरे देखो ये माइनस, इसको देखो या इसको देखो, इस बॉन्डिंग में देखो, इसने बेचारा माइनस, इसमें तो बहुत धांधली की हुई, इसमें थोड़ा कम धांधली किया हुआ इसने, और इसमें तो खैर कोई धांधली ही नहीं हुई। मतलब आप किसी एक चार्ज को भी देखो, क्योंकि इक्वल और अपोजिट है, तो इसको, इसमें से सिर्फ एक को देखो। आप अगर मैं इसको बताऊंगा तो बताओ इन तीनों में देख के बताओ किसमें ज्यादा सेल्फिशनेस का लेवल है। ऑब्वियस सी बात है इसमें, क्योंकि बेटा बहुत खाया है ना, तो जो बहुत खाया उसको भी देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। या फिर आप इसका उल्टा करके देखो, आप अगर इसको देखोगे तो भी तो बात वही है। तो दोनों में से कोई एक चार्ज को देखोगे आप। अच्छा सोचो, दो लोगों के बीच में दोस्ती हुई, तो क्या आपको दोनों को पूछने की जरूरत है, भैया आपको कितना लॉस हुआ, भैया आपको कितना प्रॉफिट हुआ? अरे ढक्कन, अगर दो लोगों के बीच में लेन देन हुआ है तो सिर्फ एक को देखोगे तो आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा कि कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है, समझ में आएगा। तो उसी तरह से डायपोल स्ट्रेंथ जब भी निकालते हैं तो डायपोल स्ट्रेंथ क्या बताता है, सोचो खुद बताओ। सेल्फिशनेस की लेवल, तो सेल्फिशनेस का लेवल किससे पता चलता है, किसी भी बॉन्डिंग में किसी एक का चार्ज का वैल्यू देख लो, किसी एक का चार्ज का वैल्यू देख लो, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि हम लोग तो स्ट्रेंथ का बात कर रहे हैं, जीरो या कुछ उससे ज्यादा, है ना। तो अगर आप देखोगे तो डायपोल स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होगा पी, वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, तो आप ध्यान से देखो, वो डिपेंड करेगा जो भी बॉन्डिंग, किसी इसमें देखो या इसमें देखो, तो किसी एक का चार्ज देखो, तो आप किसी को देखो, इसको देखो, किसको देखो, बोलिए, माइनस वाले को देखिए या प्लस वाले को, बी पॉजिटिव है ना, इतना नेगेटिव बात के लिए थोड़ा पॉजिटिव हो जाते हैं, है ना। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम, ठीक है, ध्यान से सुनो, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर क्यों, अरे बेवकूफ हो, हम डायपोल मोमेंट क्या है, केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, वेक्टर है ना, तो वेक्टर के दो पार्ट है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो सारा मैग्नीट्यूड लेंगे ना, ठीक है, समझ में आ गया, सारा मैग्नीट्यूड लेंगे, इसमें टेंशन नहीं लेना। चलिए वेरी गुड। अच्छा थोड़ा फास्ट हो गया क्या? ठीक है, थोड़ा स्लो करता हूँ, थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए, तो इनमें देखिए या इसमें देखिए, अच्छा किसी एक को देखिए, अगर आप प्लस को ही देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है इसमें चार्ज बहुत ज्यादा है, इसमें चार्ज थोड़ा कम है, इसमें चार्ज तो कुछ है ही नहीं, तो बताइए डायपोल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसमें, इसमें। तो हम कह सकते हैं डायपोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, है ना। किसी एक का चार्ज का स्ट्रेंथ देखोगे आपको समझ में। अगर आप यहाँ क्यू का वैल्यू लिखोगे तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹, यहाँ लिखोगे डेल प्लस, ये कुछ थोड़ा उससे कम होगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो देखिए डायपोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, ये तो समझ में आ गया सर। अच्छा एक बात बताओ, जरा सोचो, यहाँ तक तो क्लियर है, ये तो क्लियर हो गया सर, है ना। तो डायपोल स्ट्रेंथ तो चार्ज को देख के पता चलता है, लेकिन एक समस्या है, अभी भी क्या समस्या है, ध्यान से सुनो। अच्छा सोचो यहां तक क्लियर हो गया ना। तो देखो ये तब काम किया जब सबके बीच की डिस्टेंस सेम थी, मानते हो कि नहीं। तो चार्ज को पहले देखो, अगर किसी ने ज्यादा चार्ज को खाया मतलब वो बेटा खतरनाक आदमी है, तो उसका डायपोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ये तो क्लियर। लेकिन सोचो, अच्छा सोचो, दो तरह के ठग होते हैं। एक वैसा इंसान जो आपके सामने रह के, ठीक है, आपके सामने आया और आपके सामने आके आपको ठग के निकला, ठीक है। और एक इंसान दूर बैठे ही बैठे आपको ठग लिया। मतलब ज्यादा पावरफुल कौन है, ज्यादा नॉलेजेबल इंसान कौन है, मतलब हैकर टाइप का, जो दूर बैठे बैठे ही आपका पैसा ठग लिया, आपको पता भी नहीं चल रहा है। मेरा कहने का मतलब उतना ही अमाउंट। तो मेरा कहने का मतलब बिल्कुल साफ है, ज्यादा खतरनाक कौन है आपके लिए बताइए। तो जो दूर बैठे उसका ताकत ज्यादा है, मतलब वो दूर से भी इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता रख रहा है ना। तो अगर आप सोचिए कि दो एटम्स हैं, इसी के बात करते हैं हम लोग, ए बी ए, ठीक है। अब इस बार ए का बी के साथ भी पाला पड़ा था, ध्यान से देखिए, ए का तो बी के साथ भी पाला पड़ा है ना। और ध्यान से देखिए, मान लीजिए ए को एक नया एलिमेंट के साथ पाला पड़ा डी, लेकिन देखिए जब बी के साथ इसका पाला पड़ा तो ये प्लस ये माइनस, डी के साथ भी जब पाला पड़ा तो प्लस माइनस। अच्छा चार्ज तो दोनों का सेम है, तो अब बताइए इसमें कमीनापंथी का लेवल किसमें है, ये बताइए सेल्फिशनेस की मात्रा किसमें है, इसमें इस एटम में बी या डी ज्यादा खतरनाक कौन है, लॉजिक से सोचिए।
आप समझ गए होगे डी ज्यादा खतरनाक है। बोलोगे क्यों सर? अरे बेवकूफो, ज्यादा दूर होने के बावजूद भी ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ना, तो ज्यादा दूर होने से अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मतलब यहाँ पे इन्वॉल्व जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो ज्यादा सर्फेस है, ज्यादा पावरफुल है। और डायपोल स्ट्रेंथ तो वही बताता है कि किसी दोस्ती में जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला जो एटम है वो कितना सरफेस और कितना पावरफुल है, यही तो बताता है। तो आप ध्यान से देखोगे बी ज्यादा पावरफुल है ये डी, तो आपको देखो चार्ज तो दोनों का सेम है, यहाँ भी बी भी ए को उतना ही ठाना जितना डी ने ठाना, लेकिन अंतर है डिस्टेंस का, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। इसीलिए हम लोग बोलते हैं डायपोल स्ट्रेंथ एक और चीज पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। समझ में आ गया? अगर आप इन दोनों को मिला दोगे तो डायपोल स्ट्रेंथ जो होता है वो आपका चार्ज इंटू डिस्टेंस, ठीक है। डायपोल स्ट्रेंथ का ये मैग्नीट्यूड हमारा आ गया। डायपोल स्ट्रेंथ क्या होता है समझ में आ गया? देखो डायपोल स्ट्रेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि चार्ज किसी दोनों में से किसी एक का देखो। समझ में आ गया? अरे भैया प्रॉफिट और लॉस कमीनापंथी देखना है ना, तो दोनों को पूछने का क्या जरूरत है? टाइम बर्बाद करना है अपना? नहीं ना। तो किसी एक को पूछना भैया कितने का चूना लगा, या दूसरे को पूछो भैया कितना कमाया, उससे आपको पूरा गेम समझ में आ जाएगा। तो अगर दो लोगों के बीच में लेन देन तो किसी एक का देखो, तो चार्ज अपीयर ऑन वन ऑफ द एटम्स, ठीक है। और आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन, ध्यान से देखो आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स। कभी कभी कुछ लोग इसको 2a बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2a क्यों बोलते हैं? मैथमेटिकल आसान करने के लिए, उसके चक्कर में ना पड़े, वो सब मैथमेटिकल वर्ड है, पहले लॉजिकल वर्ड क्लियर। तो आर को कुछ लोग प्रेम से 2a बोलते हैं, तो याद रखना वो 2a इसका डबल नहीं है, वो 2a इसी को बोलते हैं। आर बोलो या इसको 2a बोलो, बात ठीक है। बस उस केस में क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू आर बाई, समझ में आया? 2a इज इक्वल टू आर, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर बाई 2। अरे मत पर ये सब मैथमेटिक्स, समझ में आ गया? चार्ज लिखो और डिस्टेंस, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, यही है हमारा डायपोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब कुछ बोले हाँ सर ये तो ठीक है। तो देखिए डायपोल स्ट्रेंथ अब मैं क्लियर कर चुका हूं कि डायपोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू Q इंटू आर, है ना। तो ये हो गया हमारा डायपोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, ठीक है। और ये ऑब्वियस सी बात है। अब कुछ लोग सोचेंगे अच्छा एक बात बताओ कि डायपोल जो बनता है, डायपोल क्या है? समझ गए होंगे। तो डायपोल हम लोग उस कंडीशन को कहते हैं जब किसी भी सिस्टम में इक्वल और अपोजिट चार्जेस आपको दिखने लगते हैं, है ना। हाँ दिखने में, अगर समझाने के लिए मैं बोलूं, हाँ 100% ऐसा नहीं होता। आप स्टोव को लेते हैं H और H, तो ध्यान से देखिए इसमें और इसमें कोई चार्ज नहीं दिख रहा है आपको, इसमें और इसमें कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। तो डायपोल स्ट्रेंथ इसका लगभग 0 है। क्यों? किसी एक का देखोगे, भैया इसी को तो भैया कितना का चूना लगा, मैंने कहा भैया मेरा बगल वाला भी उतना ही ताकत का है, मैं समझ गया इसको कोई चूना नहीं लगा। क्यू का वैल्यू 0 पुट की, आर का क्या 4 डालोगे तो 0 आ गया ना। तो सोचो डायपोल स्ट्रेंथ की जो मिनिमम वैल्यू होती है पी मिनिमम किसका होता है? तो P मिनिमम जो होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड का होता है, समझ में आया ना। तो P जो कोवैलेंट का होगा वही मिनिमम होगा, समझ में आ गया होगा, क्योंकि वहां पे 0 होता है ना। डायपोल स्ट्रेंथ कितना होगा? 0। लेकिन आप जरा सोचो P कोवैलेंट का मिनिमम, अच्छा मैक्सिमम कब होगा? तो सोचो, याद करो मैंने बताया था Na, जैसे Na और Cl, आप ध्यान से देखिए। तो Na और Cl में क्या है? ये बड़ा ही सीधा है, ये तो बेचारा इतना सीधा है कि कोई बोले भैया इलेक्ट्रॉन दे दो, ये खुद लेने के लिए भी परेशान, बुड़बक है, सीधा नहीं है, बुड़बक है, समझ, ये बुड़बक है। और ये 1 नंबर का तेज है, तो बताओ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा, ये इसको पूरा ठग लेगा ना। तो Na प्लस और क्या हो जाएगा? Cl। ध्यान से देखो, आप इसके बीच का अगर आप देखोगे तो इसके बीच में देखोगे तो Na की जगह Q लिखाएगा, क्यों लिखाएगा? तो ये क्यों, अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लेते समझिए आपको थोड़ी देर के लिए सही रखते हैं, तो बताओ Na का जो Q का वैल्यू होगा, ध्यान से देखिए ये जो Q का वैल्यू होगा ये कितना होगा? सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे जो P मैक्सिमम आएगा वो किसका आएगा? P आयोनिक का आएगा, समझ में आ गया होगा। अब कुछ लोग सर ये तो ठीक है, लेकिन अगर बीच का कोई और ले लेते हैं हम लोग थोड़ा सा समझने के लिए, HCl समझने के लिए, ठीक है। तो Na जितना सीधा तो नहीं है ये कम से कम। तो जब आप यहाँ पे लिखोगे तो H में डेल प्लस और Cl में डेल माइनस, मतलब Cl ने H का भी इलेक्ट्रॉन पे कब्जा किया है लेकिन Na जैसा नहीं किया है, ध्यान से देखो। तो अगर ये Na जैसा नहीं किया तो बताइए अब यहाँ चार्ज की वैल्यू क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखो पहला समझ में आ गया। अगर आप प्योर कोवैलेंट का लोगे तो इसमें और इसमें चार्ज 0 है, तो 0 0, तो यहाँ 0 लिखोगे तो कोवैलेंट का मिनिमम P कोवैलेंट कितना है? 0। जब आप आयनिक का बात करोगे तो चार्ज, है ना, अगर इसमें पूरा प्लस दिख रहा है तो फुल चार्ज लिखेंगे। अगर आप फुल चार्ज लिखते हो, R को अभी फिलहाल कांस्टेंट माने, ठीक है। अब ये नहीं कि केमिस्ट्री के डाटा से मिला है, समझाने के लिए मैंने बताया, ठीक है। अगर इस Q का पूरा वैल्यू डालोगे तो P जो आएगा मैक्सिमम वो किसका आएगा? आयनिक का, समझ में आ गया। लेकिन अगर आप इसका बात करोगे तो R वही है मान के चला है हमने, तो जो Q की वैल्यू होगी वो ना तो 0 लिखेंगे ना तो 1.6 इंटू 10⁻⁻90 लिखेंगे, तो फिर लिखेंगे क्या? उसका कुछ पार्शियल वैल्यू लिखेंगे, पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग कहते हैं, वो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना। पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी अपने आप में एक बड़ा लॉजिकल पॉइंट है, ठीक है। तो सोचिए यहाँ पे जो Q की वैल्यू है वो 0 रख सकते हो। तो देखो ये जो P का वैल्यू है, आप अगर ध्यान से देखोगे
तो P का वैल्यू 0 आएगा व्हेन Q इज इक्वल टू 0, किसी एक में चार्ज 0। P का वैल्यू समझ में कुछ बीच वाला आएगा, मिडिल वाला वैल्यू आएगा व्हेन Q इज समथिंग। और P का वैल्यू मैक्सिमम आएगा कब, जब ये चार्ज की वैल्यू आप सबसे ज्यादा रखोगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो डाइपोल स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसकी मिनिमम वैल्यू कब अटेंड होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग में। समझ में आया? तो डाइपोल में मिनिमम वैल्यू कब अटेंड होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग में। कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, चार्ज दोनों में से देखोगे तो 0 0, तो P इक्वल टू क्या लिखते हैं, Q इंटू R, तो Q तो 0 है हमारा, है ना, तो 0। लेकिन रियलिटी में 100% 0 नहीं होता है, कुछ हो ही जाता है। आपने पढ़ा होगा I2 ये सब F2 सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो उसके बारे में अलग से बात करेंगे, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। फिलहाल समझने के लिए तो P की सबसे मिनिमम वैल्यू किस में होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग में। कितने के आसपास होती है, 0 के आसपास। लेकिन अब जब उसी का बात करोगे आयनिक में, ध्यान से सोचो, तो P की सबसे ज्यादा वैल्यू किस में होती है, आयनिक में। समझ में आया? तो इसका मतलब दुनिया की P की जो रेंज है वो कहां से शुरू होती है, 0 से, और मैक्सिमम कहां तक हो सकता है, आयनिक का। मतलब दुनिया की जितनी भी सब्सटेंस है सबकी जो डाइपोल स्ट्रेंथ है 0 और P आयनिक के बीच में ही लाई करेगा। समझ में आ गया होगा? तो अगर आप इस चीज को पूरा ध्यान से देखोगे तो डाइपोल स्ट्रेंथ ऑफ एनी सब्सटेंस इन द नेचर, ठीक है, द डाइपोल स्ट्रेंथ ऑफ एनी सब्सटेंस इन नेचर, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का जो डाइपोल स्ट्रेंथ होगा वो दो ही चीज के बीच में लाई करेगा। एक तो 0 जिसको हम लोग P कोवैलेंट बोलते हैं, P कोवैलेंट, है ना, ये तो 0 होगा, ये तो कंफर्म 0 होगा, और ये होगा P आयनिक। ये डिपेंड करेगा कि चार्ज और डिस्टेंस कैसा दिया हुआ है। समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ? सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डाइपोल स्ट्रेंथ। इस ये ही होगा, ये तो 0 होगा, ये आपको सिचुएशन दिया रहेगा, चार्ज दिया रहेगा, कोई एक का चार्ज देख लेंगे कितना चार्ज है, और उन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी को भी हम लोग देख लेंगे। समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ? वेरी गुड। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है डाइपोल स्ट्रेंथ का। अच्छा, अगर इतना समझ में आ गया होगा तो अब हम लोग एक और वर्ड यूज करते हैं, अभी बहुत कुछ आपको कराना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में इसी को यहाँ से और आगे एक्सटेंड करेंगे।